गुड मॉर्निंग। आज हम क्या करते हैं, हमने इंटीग्रेशन को पढ़ा है, अभी उसका और वीडियो जाएंगे आपके पास एडवांस इंटीग्रेशन की। साथ साथ हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रल। क्या फ़र्क है इनडेफिनेट और डेफिनेट के अंदर? वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, इसका मीनिंग अलग होता है कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या करता है। सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन फिर इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा आप, बड़ा ही कैलकुलस का मैं ये कहूँ कि ये सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसका मतलब आपको कैलकुलस आता है, निचोड़ है ये कैलकुलस का। देखिए इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर रहा हूँ मैं, ये लगभग सब कैलकुलस इसमें इंक्लूड हो जाता है, पूरा निचोड़ चैप्टर है ये कैलकुलस का। देखिएगा हम इसको पढ़ते हैं ढंग से। ए टू बी, in this way the definite integral is represented fx dx. A to b fx dx, this is the symbolic representation of definite integral in which this a is the lower limit, जिसमें ये जो स्मॉल a है ये क्या है बेटा, लोअर लिमिट, एंड दिस स्मॉल b इज अपर लिमिट, और ये जो आपकी स्मॉल b है ये क्या है इस डेफिनेट इंटीग्रल की अपर लिमिट है। ठीक है, अगर आप इसका डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, आप इस इंटीग्रैंड का, ये सिर्फ लिमिट लगी है और कोई फ़र्क नहीं है, हमें इंटीग्रेशन करना है। पहले fx का इंटीग्रेशन मैं मान लेता हूँ कितना आता है, कैपिटल fx प्लस c, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना आता है। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैपिटल fx प्लस c। उसके बाद अगर डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना है इस लिमिट से इस लिमिट की तरफ, तो पहले आप इंटीग्रल कैलकुलेट करिए और फिर उसकी लिमिट अप्लाई कर दीजिए। ए से लेकर कहाँ तक जाना है आपको, बी तक। अब बताइए, जब लिमिट अप्लाई करते हैं किसी इंटीग्रल की इस fx का, पहले इंटीग्रल कैलकुलेट करो फिर डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करो। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द इंटीग्रल i, देन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i फ्रॉम द लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। हम डेफिनेट इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम उस fx का इंटीग्रल, मतलब जो आपका इंटीग्रल है, कौन आपका इंटीग्रल fx dx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले आप क्या करिए i कैलकुलेट करिए, फिर i की वैल्यू कैलकुलेट करिए, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर b तक। इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन a टू b कैलकुलेट करने का क्या मतलब बेटा, कि इसका जो इंटीग्रल आएगा उस इंटीग्रल की आउटपुट निकालनी है आपको a से लेकर b तक। ठीक है, तो हमने पहले इसका i कैलकुलेट किया, तो ये आपका i है, इंटीग्रल ही है। इस इंटीग्रल की आउटपुट कहाँ से कहाँ कैलकुलेट करनी है, a से b तक। तो किसी इंटीग्रल की आउटपुट किसी लोअर से अपर लिमिट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आप अपने इंटीग्रल की आउटपुट निकालो कोरस्पोंडिंग टू द अपर लिमिट। अब बताओ, अगर x के रिस्पेक्ट में आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हो तो बेटा ये x की वैल्यू है a, और ये भी किसकी वैल्यू है, x की, जिसके रिस्पेक्ट में आप डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करते हो लोअर और अपर लिमिट उसी वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो ये x की वैल्यू है आपके पास, और ये किसकी वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। तो इसका पहले इंटीग्रल कैलकुलेट किया, अब इंटीग्रल की आउटपुट निकालो कोरस्पोंडिंग टू अपर लिमिट। अपर लिमिट कौन है, x की वैल्यू है b, तो आप इसके अंदर जहाँ भी x है वहाँ इंटीग्रल में b रख दो, तो कैपिटल f ऑफ b प्लस बेटा कितना c माइनस, अब इस इंटीग्रल की आउटपुट निकालो कोरस्पोंडिंग टू लोअर लिमिट f ऑफ क्या बेटा a प्लस c, जहाँ भी x है वहाँ पर a रख दो। अब f ऑफ b प्लस c माइनस f ऑफ a माइनस c, दिस c इज कैंसिल आउट, तो व्हाट इज द रिजल्ट, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस इंटीग्रल। तो इसके अंदर क्या नहीं होता बेटा, c नहीं होता, कि जब आप किसी भी इंटीग्रल का डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे a से b तक, उसमें c प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि एक दायरे के अंदर हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या मीनिंग ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। अब हम क्या पढ़ते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, बड़ा ही बढ़िया यूनिट है ये। डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये ज्योमेट्रिकली। देखिएगा, अगर आपके पास आपको कोई डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये चीज़ कब कैलकुलेट होगी, इफ fx इज कंटिन्यूअस, इफ fx इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a टू b। अगर कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल a से b में कंटिन्यूअस होगा तो उस fx का a से b तक डेफिनेट इंटीग्रल इस तरीके से क्या होगा, कैलकुलेट होगा। आपने ये ध्यान रखना है
ठीक है, मेरे से स्किप हो गया था ये पॉइंट। अब देखो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ए से लेकर बी तक किसी एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए ये आपके पास किसी भी फंक्शन की कर्व है, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, ए से लेकर बी तक, ठीक है। ए से लेकर बी तक ये किसी भी एफ एक्स की कर्व है, ठीक है। ये जो एरिया है बेटा, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये कितना है 5 यूनिट है। तो ए से लेकर बी तक ये कोई भी एफ एक्स की कर्व है, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक अगर मैं जिस एफ एक्स की कर्व है इस एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करूंगा तो वो मुझे क्या बताएगा, इस एफ एक्स जिसकी ये कर्व है ना, उस एफ एक्स का अगर ए से लेकर बी तक मैं डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करता हूं तो वो क्या बताएगा, वो मेरे को ये जो एरियाज है ना बेटा, इस कर्व ने और एक्स एक्सिस ने जो बाउंड किए हैं, इन एरियाज का एल्जेब्रिक सम बताएगा। यही मेन पॉइंट है। मैंने क्या कहा है कि ए से लेकर बी तक ये जो एफ एक्स है इसका अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करता हूं तो ज्योमेट्रिकली ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, इस एफ एक्स की कर्व ने ए से लेकर बी तक एक्स एक्सिस के साथ जो भी एरियाज बाउंड किए हैं या भी जो भी एरियाज बनाए हैं उन एरियाज का एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि वो एरिया आपने उसके साइन के अकॉर्डिंग पिक करना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग नहीं। तो इसका मतलब ये एरिया 2 है, अब ये एरिया क्या है, नेगेटिव आएगा क्योंकि एरिया बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव आता है, अबो द एक्स एक्सिस पॉजिटिव आता है। इसका मतलब बिलो द एक्स एक्सिस -3, ये भी बिलो द एक्स एक्सिस -5, 4 + 2 6, -3 -5 -8 that is equal to -2. This is the algebraic sum of the areas from the interval a to b of the curve fx bound with the x axis. तो अब आपको क्या समझाया है मैंने कि डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब होता है। डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरियाज बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स विद एक्स एक्सिस फ्रॉम द लिमिट ए टू बी। मतलब ए से बी कर बी तक वो एफ एक्स की कर्व एक्स एक्सिस के साथ जो भी एरियाज बाउंड करती है वो एरियाज का एल्जेब्रिक सम बताता है डेफिनेट इंटीग्रल उन सभी एरियाज का। अगर आपसे वो यूं कहता कि आप एरिया कैलकुलेट करो तो ए से लेकर बी तक एफ एक्स इंटू डी एक्स, एरिया का अलग मीनिंग है, आपने दोनों बातों को मिलाना नहीं है। अगर ए से लेकर बी तक इस एफ एक्स कर्व ने जो एरियाज बाउंड किए वो टोटल एरिया बताओ, मतलब इस कर्व का और एक्स एक्सिस से बाउंडेड टोटल एरिया बताएं अगर हम ए से बी तक, तो वो कितने, वो कौन होंगे 2। आप -3 को मैग्नीट्यूड के साथ लीजिए, 4 -5 को क्या करिए मैग्नीट्यूड के साथ लीजिए, तो एरिया कितना आएगा बेटा 2 + 3 + 4 + 5, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14, 14 इज द एरिया, ठीक है, बट -2 इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ए से लेकर बी तक किसी भी एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है कि ए से लेकर बी तक उस एफ एक्स की कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ जो भी एरियाज बाउंड किए हैं पिक द एरियाज विद देयर साइन अकॉर्डिंग टू देयर साइन, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड। मतलब ए से लेकर बी तक किसी भी एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल क्या बताता है, ए से लेकर बी तक उस एफ एक्स की कर्व ने जो भी एरियाज बाउंड किए उन एरियाज का एल्जेब्रिक सम बताता है। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द डेफिनेट इंटीग्रल या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, कि डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, इसको किस तरीके से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको क्या आना चाहिए, इंटीग्रल कैलकुलेट करना आना चाहिए। किसी भी इंटीग्रैंड का इंटीग्रल कैलकुलेट करना आता है तो हम इंटीग्रल की आउटपुट निकालेंगे अपर लिमिट के कोरस्पोंडिंग, माइनस कर देंगे इंटीग्रल की आउटपुट जो लोअर लिमिट के कोरस्पोंडिंग आती है, तो हमारे पास नेट एल्जेब्रिक सम आ जाएगा एरियाज का, जो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ आपको, 2 पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या, इफ अगर एफ ऑफ एक्स डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, अगर आपको ये चीज दी हुई है, ठीक है ना, जो बच्चा जेईई मेन का पेपर देगा वो इस बात का ध्यान रखेगा, इफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, अगर किसी एफ एक्स कर्व का
जो भी एरियाज उसने बाउंड किए एफ एक्स कर्व ने, उनका एल्जेब्रिक सम फ्रॉम ए टू बी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। दिस इंप्लाइज दैट कर्व या एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स हैव एट लीस्ट वन रियल रूट between at least one root between a to b। ये मैंने आपको क्या बताया है कि अगर किसी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू किसी लोअर और अपर लिमिट के कोरस्पोंडिंग 0 आ जाती है, इसका मतलब है बेटा डेफिनेट इंटीग्रल किसी लोअर और अपर लिमिट के कोरस्पोंडिंग 0 आने का मतलब है कि आपका एल्जेब्रिक सम क्या आ गया एरियाज का, जो भी एरियाज उस एफ एक्स कर्व ने ए से लेकर बी तक बाउंड किए थे, 0। अब एल्जेब्रिक सम अगर जो एफ एक्स कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ ए से लेकर बी तक बाउंड किए थे, अगर वो 0 आ जाता है एल्जेब्रिक सम, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितने एरियाज पॉजिटिव साइन के हैं उतने ही एरियाज उतने ही नंबर के साथ नेगेटिव साइन के साथ है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ेगा तभी तो 0 बनेगा एल्जेब्रिक सम। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक एफ एक्स कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ एक एफ एक्स कर्व का डेफिनेट इंटीग्रल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास एफ एक्स कर्व है, ठीक है, ये 2 है, ये -2 है और ये 2 है। दिस इज अल्फा। देखो मेरी बात सुनिएगा, अगर ए से लेकर बी तक किसी भी एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल 0 आ रहा है, इसका मतलब है एफ एक्स हैव एटलीस्ट वन रूट बिटवीन द इंटरवल ए टू बी, ठीक है, वन रियल रूट बिटवीन द इंटरवल ए टू बी। देखो अगर किसी भी एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल ए से लेकर बी तक 0 आता है, इसका मतलब ए से लेकर बी तक उस एफ एक्स कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ जो भी एरियाज बाउंड किए उनका एल्जेब्रिक सम 0 आता है। इसका मतलब अगर एल्जेब्रिक सम 0 आता है ए से लेकर बी तक जो एफ एक्स कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ बाउंड किए हैं, उन एरियाज का एल्जेब्रिक सम अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब जितने एरिया पॉजिटिव साइन के साथ हैं उतने के उतने एरिया नेगेटिव साइन के साथ है। अगर पॉजिटिव साइन के साथ भी एरिया है और नेगेटिव साइन के साथ भी एरिया है, तो एफ एक्स कर्व को एक्स एक्सिस को क्या करना पड़ेगा, कम से कम एक बार जरूर इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर -2 और 2 जब ऐड होंगे तभी तो एल्जेब्रिक सम क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आपका नेगेटिव एरिया हुआ ही नहीं, अगर कोई कर्व जितना पॉजिटिव एरिया रखेगी उतना ही नेगेटिव रखेगी, तो एक बार तो उसको एक्स एक्सिस को कम से कम कट करना पड़ेगा। ज़्यादा से दो बार भी कर सकती है। एल्जेब्रिक सम जो 0 आता है वैसे भी तो आ सकता है। ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। ये मान लो ये आपका, ये थोड़ा सा छोटा दिखा दिया मैंने, बड़ा भी कर सकते हैं आप। समझने की बात, आप समझने की कोशिश करो। 1, ये भी 1, ये -2, ठीक है। तो अब देखो, अब 1 2 3 4 कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, 4। और हम क्या समझ रहे हैं यहाँ से, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका क्या है, मान लो ए है, और ये पॉइंट क्या है आपका बी। तो ए से लेकर बी तक ये जो आपका एफ एक्स कर्व है, क्या यहाँ पर इसका डेफिनेट इंटीग्रल कितना आएगा? अरे किसी ए से लेकर बी तक किसी भी एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, उस ज्योमेट्रिकली क्या होता है, ये इसका ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है, ए से लेकर बी तक एफ एक्स कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ जो भी एरियाज बाउंड किए हैं, ठीक है, उनका एल्जेब्रिक सम तो क्या आएगा, 1 1 -2 + 1, रिजल्ट इज कितना, 0। अब देखो, जब आपका ए से लेकर बी तक इस एफ एक्स कर्व का क्या आता है, डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब एल्जेब्रिक सम एरियाज का 0 आता है, तो एफ एक्स कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करती है, 4 बार। तो कितने रूट हुए, 4। कम से कम एक बार तो उसको कट करना ही होगा अगर एल्जेब्रिक सम एरियाज का क्या होता है, एफ एक्स कर्व का 0 होता है। इसलिए मैंने क्या कहा है कि अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स कर्व का ए से लेकर बी तक 0 आता है, तो इसका मतलब जो एफ एक्स की कर्व है वो उस इंटरवल ए से बी के अंदर कम से कम एक बार एक्स एक्सिस को जरूर इंटरसेक्ट करेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसका क्वेश्चन करता हूँ, देखिएगा, उसके बाद आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, वो अगर आपसे इस क्वेश्चन को पूछना की कोशिश करे तो देखिएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ इसी स्टेटमेंट के कोरस्पोंडिंग।
इफ़ 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0, क्या कहता है वो, ध्यान से देखिएगा। इफ़ 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट वो क्या कहता है, ये प्रूव करिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल रूट या एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ओपन इंटरवल 0 to 1। समझिएगा, इसी कंसेप्ट का मैं आपको एक क्वेश्चन ही करके दिखा देता हूं। क्या बोल रहा है वो आपसे कि अगर 2a प्लस 3b प्लस 6c 0 है तो आप ये प्रूव करके दिखा दो कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, इसका एक रियल रूट जरूर होगा इस ओपन इंटरवल 0 से 1 में, ठीक है। इसका मतलब अगर इसका एक रियल रूट जरूर होगा इस ओपन इंटरवल 0 से 1 में, ठीक है, इसका मतलब मैं कैसे शो करके दिखाऊं इस बात को, अगर इस इक्वेशन के फंक्शन का 0 से लेकर 1 में डेफिनेट इंटीग्रल 0 दिखा देता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस फंक्शन का कम से कम बनने वाली इक्वेशन का एक रियल रूट 0 से 1 में जरूर एग्जिस्ट करेगा। अभी आपने यही पढ़ा ना कि इफ a to b of fx dx is 0 then fx have at least one real root between the interval a to b। आप ध्यान रखिए, अभी आपने क्या पढ़ा है, यही पढ़ा है कि अगर a से लेकर b तक fx dx क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये चीज़ क्या इंप्लाइज करती है कि fx have at least one root इन द इंटरवल a to b। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट, अगर a से लेकर b तक fx dx 0 आता है तो fx का एक रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा इस ओपन इंटरवल a से b के अंदर। तो अगर मेरे को ये शो करना है कि इसका एक रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा 0 से 1 में, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये जिस फंक्शन की इक्वेशन है, अगर उस फंक्शन का मैं डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करता हूँ, किसकी इक्वेशन है ये इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की, इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल अगर मैं 0 से 1 में क्या प्रूव कर दूं, अगर 0 से 1 में इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल 0 प्रूव कर देता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस फंक्शन का 0 से 1 में एक रियल रूट जरूर होगा। करिए, बताओ क्या आएगा इसका आउटपुट a। अब बताइएगा इसकी इंटीग्रल कैलकुलेट करता हूं तो पहले तो आप आई निकालिए, आई क्या होगा, a x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 b x स्क्वायर बाई 2 प्लस c x, यही आएगा ना इंटीग्रल। अब लिमिट अप्लाई कर दो। अभी आपको पता है मैंने कैसे कैलकुलेट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, पहले आप अपने इंटीग्रेंड का कैपिटल I इंटीग्रल कैलकुलेट करिए और फिर इंटीग्रल के आउटपुट निकालिए लोअर से अपर लिमिट में, ऐसे ही डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। अब आउटपुट ऑफ द इंटीग्रल कोरस्पोंडिंग टू अपर लिमिट, जहाँ भी x है वहाँ पर 1 रख दो, b/2 प्लस c माइनस आउटपुट ऑफ द इंटीग्रल कोरस्पोंडिंग टू लोअर लिमिट 0। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 6, 3 2 = 6, 2 3 = 6 प्लस 6c। अब देखो ये चीज़ आपको पहले ही क्या दी हुई है, 0, तो 0/6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये चीज़ तो आपको 0 दी हुई है। इसका मतलब 0 से 1 में मेरा ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका डेफिनेट इंटीग्रल 0 आता है। दिस इम्प्लाइज दैट इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो इक्वेशन है, ठीक है, हैव एटलीस्ट, ठीक है, वन रूट रियल रूट बिटवीन इंटरवल 0 से 1। तो किसी भी fx का a से लेकर b तक अगर डेफिनेट इंटीग्रल 0 आता है, इसका मतलब वो जो fx है उसकी करो कम से कम एक बार x एक्सिस को जरूर ही इंटरसेक्ट करेगी, मतलब उसका एक रियल रूट जरूर होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, बड़े आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, ये भी एक पॉइंट है, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b। अगर ऐसा पूछा जाता है fx d ऑफ विद रिस्पेक्ट टू gx, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को कि x के रिस्पेक्ट में अगर डेफिनेट इंटीग्रल नहीं पूछता, वो किसके रिस्पेक्ट में पूछता है, gx के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या करना होगा, या तो आप gx को, ये सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस भी समझ जाना इस चीज़ से,
आप पुट कर दीजिए जी एक्स को, जो दूसरा वेरिएबल है उसको किसके इक्वल, टी के इक्वल, किसके इक्वल पुट कर देंगे। लेकिन अभी आप ये सब्स्टिट्यूशन वाला काम ना करें, क्योंकि इससे जी डैश एक्स, ठीक है, अभी हमने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, आप इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करें। देखो क्या करेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी ऑफ जी एक्स क्या आएगा, जी डैश एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव, अरे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर तो है नहीं, फंक्शन का क्या होगा, जी डैश एक्स, फिर एक्स का क्या होगा, डी एक्स, ऑपरेटर लगा देंगे तो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, सही है। अब इसका आपने, अब ये किसके रिस्पेक्ट में ले आए, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब जी एक्स क्या है आपका, ये जो लिमिट है आपकी जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो जी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो ये आपकी किसकी लिमिट है, जी एक्स की, ए से लेकर बी तक। तो आप क्या करिएगा, अगर आपने इसको x के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो gx की लिमिट से x की लिमिट कैलकुलेट करेंगे आप। gx क्या है आपका, लोअर लिमिट a, तो इसके अकॉर्डिंग x कितना, x की लोअर लिमिट क्या आएगी, g इनवर्स a, क्योंकि अब किसके रिस्पेक्ट में हो गया, देखो पहले ये gx के रिस्पेक्ट में डेफिनेट इंटीग्रल था, अब किसके रिस्पेक्ट में हो गया है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये gx के रिस्पेक्ट में था, तो ये gx की लोअर और अपर लिमिट है, मतलब ये जो लोअर और अपर लिमिट है ये उसी वेरिएबल की वैल्यू होती है जिसके रिस्पेक्ट में आपका डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट हो रहा है। तो x के रिस्पेक्ट में आ गया, तो अब x की लिमिट निकालो, gx की जो लोअर लिमिट है उससे x की लोअर लिमिट मिलेगी, और जो gx की अपर लिमिट है उससे आपको x की अपर लिमिट मिलेगी, g इनवर्स b। इसका मतलब मेरा डेफिनेट इंटीग्रल क्या आएगा, a कौन x की लोअर लिमिट क्या आती है, g इनवर्स a, x की अपर लिमिट क्या आती है, g इनवर्स b, f ऑफ x जी डैश एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस कॉन्सेप्ट को भी आपने ध्यान रखना है, अगर कहीं काम आ जाता है तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इसका एक क्वेश्चन करूं तो देखो 1/e से लेकर e तक किसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, एफ एक्स डी ऑफ क्या, एल एन एक्स, ठीक है, मतलब इस एफ एक्स का किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, डेफिनेट इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, एल एन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे हम, ये किसकी लिमिट है, ये दोनों किसकी लिमिट है, एल एन एक्स की लिमिट है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसी वेरिएबल की लिमिट होती है। कैसे करेंगे इसको, 1/e टू e एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स 1/x ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स। अब क्या किया जाएगा, अब x की लिमिट निकाली जाएंगी, तो एल एन एक्स की लोअर लिमिट कितनी है, 1/e, तो एल एन एक्स की अगर लोअर लिमिट 1/e है, ठीक है, ये लोअर लिमिट क्या है 1/e है, तो x कितना आएगा, a की पावर 1/e, नेचुरल लॉगरिथम है। अगर एल एन एक्स की अपर लिमिट कितना है, e, अरे एल एन एक्स की अपर लिमिट कितना है, e, ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, x की e की पावर e। तो इस तरीके से आप लोअर और अपर लिमिट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप इंटीग्रल कैलकुलेट कर दीजिए। एल एन एक्स आपका 1/e है, तो x आपके पास e की पावर 1/e, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी लोअर और अपर लिमिट के कोरस्पोंडिंग, ठीक है, x की लिमिट निकालेंगे तो एल एन ई नहीं आएगा। अच्छा, ये e लोअर लिमिट है बेटा, तो एल एन एक्स इज इक्वल टू 1/e, ठीक है, तो ये आपके पास इसका उल्टा होगा। और मैं कोई और एग्जांपल बता दूंगा, रहने दीजिए इस चीज़ को, मेरे को पता भी नहीं है क्वेश्चन सही लिखा है मैंने गलत लिखा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को आप, ठीक है, कब मैं दोबारा बता दूंगा इस क्वेश्चन को, इस टाइप का कोई एग्जाम्पल आपको अभी मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, आप ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अब देखो हम इसके कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, ठीक है। आपको देखो डेफिनेट इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं और बाई पार्ट अप्लाई करते हैं। पहले तो आप बाई पार्ट को समझिए। बाई पार्ट इन डेफिनेट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर बाई पार्ट कैसे अप्लाई होता है, बड़े गौर से सुनना भैया ये पॉइंट। देखो, अगर आपका u इंटू वी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x a से लेकर b तक, ठीक है, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, वो मैंने बता दिया था कैसे चूज करते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। अगर u v का डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करते हो आप a से लेकर b तक, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो डेफिनेट इंटीग्रल कैसे प्रोसीड होता है, रूल वही रहेगा, लेकिन ध्यान रखना एक बात, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वी डी एक्स, लेकिन इस पे लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट पे जो आउटपुट आएगी ना ए से लेकर बी तक, रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी तक किसका इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ यू, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वी डी एक्स, रिजल्टेंट का इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बाई पार्ट इन किसके अंदर, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। ये हमारा बाई पार्ट अप्लाई होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं आप यूँ कहो कि अप्लाई करके दिखाइए सर, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ उसके ऊपर मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। 0 to π/2 रूट साइन फाई, पहले आप बाई पार्ट को समझिए। ठीक है, पहले हम एक बाई पार्ट का क्वेश्चन करते हैं कि बाई पार्ट कैसे अप्लाई करते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। 0 to π/2 एक्स स्क्वायर एक्स कोस एक्स, एक आसान सा क्वेश्चन करिए पहले। 0 to π/2 एक्स कोस एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लीजिए इसका करना है मेरे को, बाई पार्ट अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दो अलग अलग टाइप के फंक्शन की प्रोडक्ट है, ये लीनियर फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो जब दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, दोनों में से दोनों का इंटीग्रेशन आता है, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन की प्रेफरेंस देंगे। ये सेकंड फंक्शन, बताइए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यही कहा है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इनडेफिनेट ऑफ सेकंड फंक्शन, कंप्लीट इंटीग्रल का लिमिट। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इनडेफिनेट ऑफ द सेकंड फंक्शन, उसके बाद रिजल्टेंट का लिमिट अप्लाई करेंगे ए टू बी, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी क्या है आपका यहाँ 0 to π/2, उसके बाद लिमिट फ्रॉम ए टू बी 0 to π/2, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कोस एक्स डी एक्स, रिजल्टेंट का डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखो i इज इक्वल टू, अब इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करो पहले तो आप इसकी, x कोस x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन x, लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 माइनस 0 to π/2, ये क्या x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, कोस x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन x, फिर दोनों की रिजल्ट की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, यही होगा i इज इक्वल टू। अब ये आ गया ना आपका फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया। अब इसकी आउटपुट अपर लिमिट के कोरस्पोंडिंग किसकी वैल्यू है, ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x की वैल्यू है, तो इस इंटीग्रल की आउटपुट अपर लिमिट के कोरस्पोंडिंग कैसे निकालेंगे, इसमें जहाँ भी x वहाँ π/2 रखो, π/2 साइन π/2 1, 0 रखने पर 0 आएगा, माइनस ये क्या है साइन x, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस x, तो मैंने बीच वाला माइनस प्लस कर दिया। अब लिमिट लगा देंगे आप, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन करने पर जो रिजल्ट आता है दोनों के प्रोडक्ट का, उसका जो इंटीग्रल आएगा उस पे लिमिट लगेंगे आपकी रिजल्टेंट लिमिट बाई पार्ट में। तो π/2 प्लस ये क्या होगा अपर लिमिट पर cos π/2 0 माइनस cos 0 1, तो इसका मतलब माइनस का 1 आएगा रिजल्टेंट। ये हमारा इसका क्या आ गया, इंटीग्रल आ गया है। तो इस तरीके से ये क्या है, इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का कैलकुलेट करते हैं बाई पार्ट से। तो बाई पार्ट का जो कॉन्सेप्ट है डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, वो इस तरीके से आप याद रखेंगे, यहाँ गलती नहीं करनी है आपने लिमिट लगाते टाइम। अब मैं एक आपको सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद करने का सिस्टम बेटा यही है। आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप आई निकालिए और उसकी लिमिट लगा दीजिए, ये भी आई है लेकिन ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब देखिएगा मैं एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन करता हूँ, कोस स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई, लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई कोस फाई डी फाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, 0 to π/2 लिमिट है आपकी। क्वेश्चन वही मिलेंगे जो आपने किए हैं इंटीग्रेशन के, सिर्फ यहाँ पर आपको लिमिट लगानी होगी इंटीग्रल पर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर आपको क्या दिखता है, सब्स्टिट्यूशन, साइन फाई का क्या है यहाँ पर डेरिवेटिव है, तो साइन फाई को आप अब सब्स्टिट्यूशन समझ जाना आप, साइन फाई को क्या पुट करता हूँ टी, तो ये क्या हो जाएगा कोस फाई डी फाई इज इक्वल टू क्या बेटा डी टी। अब देखो आप i इज इक्वल टू, अब ये सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूँ यहाँ पर कि डेफिनेट इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कैसे होता है। आपने सब्स्टिट्यूशन किया, ये किसकी लिमिट है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, फाई के रिस्पेक्ट में, तो ये फाई की लोअर लिमिट है, ये फाई की अपर लिमिट है। आपने जैसे ही सब्स्टिट्यूशन किया है
तो फाई वेरिएबल किस में चेंज कर दिया आपने, टी में। तो आपको क्या करना होता है, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हो और आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, तो आपने सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जिस वेरिएबल को जिसमें चेंज कर दिया, आपको चेंज्ड वेरिएबल की लिमिट निकालनी होगी। अब चेंज्ड वेरिएबल की सब्स्टिट्यूशन से जो वेरिएबल चेंज हुआ है हमारा, चेंज्ड वेरिएबल की लिमिट कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल जो वेरिएबल था उसकी लोअर लिमिट के कोरस्पोंडिंग चेंज्ड वेरिएबल की लोअर लिमिट मिलेगी, और ओरिजिनल वेरिएबल की अपर लिमिट के कोरस्पोंडिंग आपको चेंज्ड वेरिएबल की अपर लिमिट मिलेगी। तो अगर मैंने फाई को टी में बदल दिया, तो मैं क्या करूंगा, जब भी आप वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हो, तो अपनी सब्स्टिट्यूशन की इक्वेशन से जिस वेरिएबल की आपने लिमिट निकालनी है ना, उस वेरिएबल की नेट वैल्यू कैलकुलेट करिए सब्स्टिट्यूशन की इक्वेशन से। तो टी में कन्वर्ट किया ना पाई को, तो टी की तो नेट वैल्यू यहाँ से आसानी से आती है, ठीक है। हमेशा उस वेरिएबल की इक्वेशन, उस वेरिएबल की वैल्यू लइए सब्स्टिट्यूशन की इक्वेशन से जिस वेरिएबल की आपको लिमिट निकालनी है। हमेशा ये कोशिश करिए, चाहे कैसा भी एक्सप्रेशन हो सब्स्टिट्यूशन का। अब फाई की लोअर लिमिट के कोरस्पोंडिंग टी की लोअर लिमिट मिलेगी। फाई की लोअर लिमिट क्या है, 0, साइन 0 0। और फाई की अपर लिमिट के कोरस्पोंडिंग आपको टी की अपर लिमिट मिलेगी। अपर लिमिट π/2 है, साइन π/2 1। तो आपका टी वेरिएबल की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। साइन फाई, अगर मैं इसको टी स्क्वायर पुट कर देता हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है बेटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2t dt, बस इतना ही फर्क होगा। ये टी स्क्वायर पुट कर दिया। अब बताओ कोस फाई डी फाई, एक कोस फाई डी फाई तो हो गया dt, एक कोस फाई डी फाई तो हो गया 2t dt। 2t dt क्या बच गया, कोस की पावर 4 फाई बच गया। अब देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये t है बेटा, वो 2t है तो 2t स्क्वायर, ये कितना है कोस की पावर 4 फाई। अब देखो मैं इसको कोस स्क्वायर फाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अगर कोई फंक्शन फालतू बच जाता है तो हम उसको उसी फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं जिसका सब्स्टिट्यूशन किया है। अब इस कोस की पावर 4 फाई जो आपका एक्स्ट्रा बचा है, इसे किस में कन्वर्ट करो, साइन फाई में, मतलब जिसको सब्स्टिट्यूशन किया है उसी में कन्वर्ट करो। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा ना, उसका स्क्वायर डी टी। आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 टी स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब आप क्या करेंगे, आसानी से इसका इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आएगा, 2 तो बाहर है, इसको अंदर ले जाओ, ये भी सेपरेट हो जाएगा। टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 6, टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 6 माइनस का 2t की पावर 4, माइनस 2t की पावर 4 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब आप अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, 2 तो बाहर है, इसके नीचे लिख दो आप 2 को पहले, ठीक है। 0 to 1 टी स्क्वायर डी टी प्लस 0 to 1 टी की पावर 6 डी टी माइनस 2 0 to 1 टी की पावर 4 डी टी। करो i/2 कितना होगा, t³ 3। पहले आप इसका इंटीग्रल कैलकुलेट किया, उसके बाद लिमिट लगा देंगे। टी की पावर 7/7, उसके बाद आप लिमिट लगा देंगे, -2 टी की पावर 5/5 लिमिट लगाएंगे 0 to 1। तो कैपिटल I/2। अब इस इंटीग्रल की आउटपुट अपर लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग किसकी लिमिट है, ये टी की, तो टी की जगह रखो 1/3, लोअर लिमिट पे तो आउटपुट 0 आएगी, प्लस अपर लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल की आउटपुट 1/7 माइनस लोअर लिमिट पे कितनी आएगी, 0 आएगी इंटीग्रल की आउटपुट, -2 अपर लिमिट पे 1/5 लोअर लिमिट पे 0। यहाँ से आप नेट कैपिटल I की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आज मैंने क्या सिखाया है आपको कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, उस पर बाई पार्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और तो आपको 2 प्रॉपर्टी बताई है, ठीक है। अब ये आपने दिमाग में क्लियर करना है इतना पार्ट, उससे आगे हम आगे प्रोसीड करेंगे।